बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, हुकूमत 3 साल पूरे कर चुकी है। हुकूमत ये कह रही है कि इस वक्त जो 3 सालों में जो मुतय्यन की गई सिमत हुकूमत की वो दुरुस्त सिमत है और इकानमी भी बेहतर हो रही है। दूसरी जानब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM मैदान में उतर आई है। 3 साल हुकूमत के पूरे हुए। एक तरफ हुकूमत खुशी का इजहार कर रही है तो दूसरी तरफ अपोजिशन ने आज कराची के अंदर एक जलसा किया। PDM काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि वो मुतहरक होगी, जलसे करेगी और हुकूमत को टफ टाइम देगी, लेकिन दरमियान में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के माबैन दूरियां हुई, पीपल्स पार्टी अलग हो गई और आज PDM सिंध में कराची में जलसा करने पहुंची। आज के इसी प्रोग्राम में जायजा लेंगे कि क्या 3 साल पूरे हुए, हुकूमत को इत्मीनान है, तो PDM ने यह मौका क्यों समझा कि इस मौके पे वो जलसों का आगाज करे और क्या इसका कितना इम्पैक्ट होगा हुकूमत के ऊपर, क्या हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर वजीर आज़ाद हुकूमत जम्मू और कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब। सरदार साहब का बहुत शुक्रिया। उनके साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब, साबिक वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं फवाद अहमद जो हमारे एंकर हैं कराची से, ये प्रोग्राम करते हैं नई बात न्यूज़ पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, 3 साल हुकूमत के पूरे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साथ ही PDM मैदान में आ गई, कराची में जलसा किया। क्या लगता क्या आपको हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश है या हुकूमत ने जो 3 साल की अपनी कारकर्दगी बयान की उसको निगेट करने इस वक्त अपोजिशन मैदान में आई है? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, अपने प्रोग्राम में मौका देने के लिए, बात करने के लिए। देखिए, गुजारिश ये है कि PDM के प्लेटफॉर्म से माजी में भी मैंने, चूँकि आपके कई प्रोग्रामों में मैंने बात की, आपने देखा कि जब हिंदुस्तान ने कश्मीर का प्रिंसली स्टेटस रिवोक किया और सारी दुनिया का मीडिया, हुकूमत पाकिस्तान और हमारी वजारत ख़ारजा उसके ऊपर फोकस थे और सारी दुनिया कश्मीर की तरफ मुतवज्जो थी, तो मौलाना फजलुर रहमान ने आके इस्लामाबाद में धरना दिया और कश्मीर के इशू से दुनिया की तवज्जो हटाई और सारे के सारे नेशनल मीडिया का और इंटरनेशनल जो प्रेस कर रहा था। आज भी जब हुकूमत पाकिस्तान ने, हमारे जो 2 दिन पहले आपने देखा कि वफाकी वज़रा ने, स्टेट बैंक के गवर्नर ने और दूसरे बड़ी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने बैठ के जो गवर्नमेंट के माशी इंडिकेटर्स हैं, जो माशी पॉलिसियाँ हैं, उन्होंने मुल्क और कौम के सामने रखा और अवाम में इंतहाई पजीराई हो रही है। उसकी वजह यह है कि देखें, ये जो कोरोना की वबा है इसने तमाम बड़ी माशियतों को अपनी लपेट में लिया है और हम एक तरक्की पजीर माशियत है, तो यकीनन उसके बहुत ज़्यादा असरात हमारे मुल्क की माशियत पर भी आने थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की विजडम और उनकी राइट पॉलिसियों की वजह से हमें वो असरात और वो मसाइब का सामना नहीं करना पड़ा जो इसका हमें खदशा था और हमारे लोग भी उसका इजहार कर रहे थे। और आज ये फिर एक फितना जो PDM, मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत है वो बुनियादी तौर पे शर अंगेज़ी की सियासत है, उसमें अमन नहीं है, उसमें मुल्क में पीस नहीं है। अगर आप फजलुर रहमान साहब को हुकूमत में ले आए, लेकिन सरदार साहब तो क्या अगर अपोजिशन जलसे करे उसमें शर अंगेज़ी क्या है? अगर सड़कों पर आए, एहतजाज करे हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ? देखिए मलिक साहब, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोगलापन ये है कि आपने देखा कि सिंध हुकूमत कोरोना के हवाले से जो बात कर रही थी, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, आज अगर कराची के अंदर ये जलसा हो रहा है तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारा एक आम पाकिस्तानी जो है वो किन मसाइब से, किन ट्रांसपोर्ट से, वो बसों में, वो ट्रालियों में, वो आम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए बड़ी मुश्किल के साथ उसको अगर आप जलसे में ले आएंगे, अगर वहाँ से एक भी कोरोना कैरियर होगा तो वो जाके कितने और लोगों को कोरोना ट्रांसमिट कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोरोना को देखना चाहिए। सारी दुनिया आइसोलेशन की तरफ जा रही है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है, हमारे मुल्क में भी कंप्लीट लॉकडाउन की गुंजाइश नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा सॉफ्ट लॉकडाउन करती है। ठीक है सरदार साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। चौधरी जाफर इकबाल साहब, जो सरदार साहब कह रहे हैं कि कोरोना के हवाले से सिंध हुकूमत ने बड़ा मौका इख्तियार किया, लॉकडाउन किया और 7 लोगों से यह भी कहा कि सिंध के अंदर केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत डरा रही है सिंध में और PDM जलसा करने पहुंच गई। पहले भी हमेशा ये सियासतदानों पर तनकीद होती है कि ये खुद तो कहते हैं कोरोना से बचें लेकिन बड़े बड़े जलसे करते हैं। क्या इससे आम आदमी इन मसाइल का शिकार नहीं हो सकता? अगर उसे कहीं कोरोना कैरियर मिल जाता है, बीमारी फैल सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है?
अब्दुल्ला मलिक साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी यकीनन सबकी है, हुकूमत की भी है और हमारी भी उतनी है। और कोरोना के हवाले से जो सिंध हुकूमत के साथ इतनी हमदर्दी पीटीआई को पैदा हुई और तनवीर इलियास साहब जिस हमदर्दी का जिक्र कर रहे हैं, ज़रा पिछले 2 साल के इनके वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म समेत और जनाब इमरान इस्माइल साहब समेत इनके वो सारे बयानात उठा के देखें। अगर सिंध हुकूमत ने मार्केटें बंद करना चाहिए तो ये ताजरों के साथ बाहर निकले कि हम ज़बरदस्ती खुलवाएंगे। अगर सिंध हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहा तो इन्होंने मुखालफत की। अगर सिंध हुकूमत ने वैक्सीन मंगवाना तो वफाकी हुकूमत ने इजाज़त ना दी। हाँ, सिंध हुकूमत के बहुत बेहतर इंतजाम थे और उन्होंने किए और वफाक को कोई इस मामले में उन्होंने किसी खातिर में नहीं रखा। आज के जलसे के हवाले से सिंध हुकूमत की इजाज़त मौजूद है, वहाँ के लोगों की इजाज़त मौजूद है, इंतजामिया की इजाज़त मौजूद है। जो सब इजाज़त की बात नहीं है, पीटीआई पर तनकीद बजा आप कर सकते हैं। जो सब पीटीआई पर तनकीद आप कर सकते हैं कि सिंध हुकूमत के फैसलों से नाराज थी पीटीआई, लेकिन एक सियासी जमात होने के नाते पीडीएम सियासी जमातों का एक इत्तेहाद है। क्या अगर इसको मौखर कर दिया जाता, कोरोना का अगर फैलाव है, तो क्या जरूरत क्या थी जलसा करने की? हुकूमत तो कुछ जलसे से जाने वाली नहीं है। अब्दुल्ला मलिक साहब, जरूरत है। मैं जलसे की जरूरत की तरफ ही आता हूँ। ये भी कुछ देर पहले इंतखाबी मुहिम कश्मीर में चल रही थी और अगर आज की आप रेशो देखें, उन दिनों की रेशो देखें तो वो आज की रेशो से ज्यादा थी। और सरदार तनवीर इलियास साहब ने जनाब वज़ीर आज़म को दावत दी। मैं उस दिन बाग में मौजूद था, इनका जलसा हुआ, 5 इजलास से लोग इकट्ठे हुए और उस वक्त शायद कोरोना इतना असरअंदाज नहीं होना था। आज क्योंकि पीडीएम ने बुलाया है, आज तो कोरोना चढ़ के दौड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि कोरोना अपनी जगह वबा है, लेकिन ये जो रोना की वबा है, जो पिछले 3 साल से रो रहे हैं हुकूमत में बैठे हुए कि वो पिछले चोर थे और वो क्या कुछ कर गए, इस रोना से भी निजात हासिल करनी है। जब लोगों की सूरत हाल ये होगी कि वो दवाई तक ना खरीद सकें, जब आटा चीनी लाइनों में लग के खरीदना पड़े, जब बिजली के बिलों की किस्तें करवानी पड़े, तो ये जो वबा है इससे छुटकारा कैसे होगा? यकीनन सियासी जमातों के पास इसका हथियार जलसे जुलूस है। सरदार तनवीर इलियास साहब ने 2 बातें की, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। फजलुर रहमान साहब, उनके बारे में कहा कि फितना और शर हैं। फजलुर रहमान साहब का लॉन्ग मार्च कराची से चला और इस्लामाबाद में कई दिन क़याम किया। तो ज़रा बता दें, किसी पुलिस वाले की वर्दी फटी, कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कहीं किसी एम्बुलेंस में रुकावट हुई, किसी सरकारी दफ्तर का घेराव किया, लेकिन जिसके टिकट पर साहब सरदार तनवीर इलियास साहब मुंतखब हुए हैं, जनाब इमरान खान साहब, इन्होंने पार्लियामेंट हाउस के जंगले तोड़े, इन्होंने वजारत दाखिला को बंद किया, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे अपनी गीली तलवारें जो है वो टांग के सुखाई। इनको उस वक्त याद नहीं था कि मुल्क कैसे चलता है और कैसे बनता है। क्या वो इनको पुलिस ऑफिसर, वो एसपी याद नहीं जो यूनिफॉर्म में था और पीटीआई के लोग जो है उसकी दुर्गत बना रहे थे? क्या इनको वो जाफर साहब, आप लोग कहा करते थे, आप लोग कहते थे कि पीटीआई एहतजाज ना करे, पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में आके हुकूमत को हटाए। आज यही काम आप नहीं करना चाहते, आप पार्लियामेंट में जाके हुकूमत को हटाएं, अदम एतमाद लेके आए, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी आपके साथ चली गई इसलिए आपके वोट पूरे नहीं हो सकते। जी जी, हमें इख्तिलाफ है थोड़ा सा मुझे आपसे। हमने ये नहीं कहा कि एहतजाज ना करें, जी जी, हमने ये कहा था ये जो पार्लियामेंट का घेराव कर रखा है, जो हुकूमत को आप मफलूज करना चाहते हैं, जो आप लगातार करके आए हैं। इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, हमने सिक्योरिटी भी दी और जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया बतौर हुकूमत। कहीं इनको रोका नहीं। जो साहब मैं वापस आता हूँ, फवाद अहमद साहब से भी इनपुट ले लें। जी जी, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। फवाद अहमद साहब ये बताइएगा कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम इत्तेहादियों ने उनके साथ धोखा किया, कहीं ना कहीं दबे दबे अल्फाज में पीडीएम भी तनकीद कर रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर। इन हालात में अपोजिशन का दबाव कितना हो सकता है हुकूमत के ऊपर? मलिक साहब, पहले तो सरदार साहब बड़े मोहतरम, मैं उनकी एक बात का जवाब दूं। ये गुज़िश्ता रोज़ की एक तस्वीर है मेरे पास जो MQM के एक मुशायरे की है, जिसमें सफ़े अव्वल में बैठे हुए असद उमर साहब
और उनके साथ बैठे हुए गवर्नर सिंध साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, और यहाँ एक मजमा लगा हुआ है जहाँ पर कोरोना जो है वो जायज़ है। और आज गवर्नर सिंध साहब तनकीद ऐसे फरमा रहे थे कि जैसे वो किसी जलसे में किसी पब्लिक गैदरिंग में जाते ही नहीं। जहाँ तक आपका सवाल है, जाहिर है कि दूरियां तो मौजूद हैं लेकिन बैकडोर से राब्ते भी हैं। एक जुमला है उनका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिसको कोट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम दोस्तों के साथ चलना चाहते थे लेकिन हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। बहरहाल ये जरूर है जुमला आप कहते हैं। असल में मलिक साहब इसमें थोड़ा सा डायनामिक समझने की जरूरत है। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब इस सारे जलसे के मेजबान है जो कराची में इस वक्त हो रहा है। राशिद महमूद सुमरो साहब की सिंध में जो सियासत है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, कौम परस्ताना सियासत है। उन्होंने खुद इलेक्शन लाड़काना से बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ लड़ा था और उसके बाद भी जहां मौका लगता है उनको वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाकर, चाहे वो फिर पीटीआई से इत्तेहाद करना पड़े, वो इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं। इस सूरत के अंदर ये उन्होंने अपने एक ऐसे मौके के ऊपर जलसा किया है कि जहां पर वो बहरहाल पीपल्स पार्टी को भी रगड़ना चाहते हैं। इस जलसे का उन्वान जो है वो हकूक सिंध है। अच्छा, सिंध के हकूक को मांग बेशक वफाक से रहे हैं। पानी के मसले के ऊपर भी यहाँ बात होगी कि जिसके ऊपर सिंध हुकूमत भी कहती है कि हम तहरीक चलाएंगे, निसार कौर साहब का आज बयान है। लेकिन हकीकत यह है कि इससे एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ तीर से दो शिकार। एक कमर्शियल ब्रेक में प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आएंगे, बात करेंगे पीडीएम के जलसे की और हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी की, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद, बात हो रही है पीडीएम के जलसे की और हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी। सरदार तनवीर लियाज साहब, गवर्नेंस एक बड़ा इशू कहती है अपोजिशन के, पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है, बड़ा एक इशू रहा है गवर्नेंस का। आज़ाद कश्मीर में भी आपकी हुकूमत बन गई, आप सीनियर वजीर बन गए, लोगों की तवक्कुआत वहाँ भी इस लिहाज से होंगी कि गवर्नेंस बेहतर हो। चैलेंज है गवर्नेंस पीटीआई के लिए जिसका मौका मिल रहा है अपोजिशन को। जलसों में वो कह रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद कर रहे हैं, मैशत की जो पॉलिसी है उस पर तनकीद कर रहे हैं। देखिए, मैं मलिक साहब आपके प्रोग्राम की वसातत से ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ये हुआ कि वफाकी वज़रा से, सूबाई वज़रा से उनकी ऑफिस अटेंडेंस मांगी गई, उनसे हर 3 महीने की कारकर्दगी मांगी गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ रवायत इस हमारी सियासत के अंदर और हमारे मुल्क में इमरान खान साहब ने शुरू की कि मिनिस्टर्स कि ना सिर्फ अटेंडेंस मांगी जाती है लेकिन इसके साथ उनकी कारकर्दगी, और आपने देखा कि बड़े फ्रीक्वेंट पोर्टफोलियोज भी चेंज हुए। माजी में जब कोई वज़ीर बन गया तो जितनी भी टेन्योर होगी उस हुकूमत की, उस पूरी टेन्योर के दौरान वो वज़ीर है, कभी कोई उससे कारकर्दगी नहीं मांगता था, कभी किसी ने अटेंडेंस का नहीं पूछा। तो गवर्नेंस के हवाले से मैं दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं PMLN और पीपल्स पार्टी के जो माजी के अदवार हैं, हर चौक चौराहे पे दुकानें खुली हुई थी। मैं यहाँ पंजाब कैबिनेट के मेंबर के तौर पे भी हम हमेशा ये कहते रहे कि अगर किसी जगह पे कोई एहलकार, कोई हमारा सियासी आदमी, कोई कारकुन अगर किसी से पैसे मांगता है, कोई रिश्वत की बात है, उसको रिपोर्ट करें, उसके खिलाफ एक्शन होगा। आज़ाद कश्मीर के हवाले से इमरान खान साहब से जो मेरी बातचीत हुई और फिर उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जो मीटिंगें की, इमरान खान साहब की हदायत हैं मुझे भी और हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल कय्यूम खान नियाज़ी साहब को भी कि कड़ा एहतसाब शुरू करना है। एहतसाब के हवाले से कुछ कानून साजी की ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर में, इंशाअल्लाह हम कानून साजी करेंगे। माजी में मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आज़ाद कश्मीर में कई 100 अरब मतलब ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ जो है वो करप्शन की नज़र हुए, लोगों ने ये पैसा कमाया। सरदार साहब, उन लोगों को पकड़ेंगे कि या जो जैसे कि पाकिस्तान में लोग सवाल करते हैं कि लोग पकड़े तो गए, पैसे नहीं निकाले गए उनसे, मुकदमात बने हैं, अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचे। आज़ाद कश्मीर में आप लोगों से पैसे निकालेंगे? मलिक साहब देखिए, 2 चीज़ें इसमें, चूँकि आगे जो प्रोसिक्यूशन और जब इसकी अदालतें और बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से मिल के चलना होता है। मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर की अदलिया, जितने ऑनरेबल जज साहिबान बैठे हैं वो हुकूमत के साथ बिल्कुल हम एक पेज के ऊपर, और हम इस हवाले से हर आदमी का कंसेंसस पाया जाता है कि आज़ाद कश्मीर में जो लूट खसोट की गई, जो रियासती अवाम के साथ ज़्यादती की गई, वो पैसा बरामद होना चाहिए। और इंशाल्लाह जब ये लोग पकड़े जाएंगे तो ये इंशाल्लाह पैसा बरामद होगा और हमारे कौमी ख़जाने में जमा होगा। इमरान खान साहब ने जो हमें हदायत दी हैं कि कड़ा एहतसाब, इसके ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो इंशाल्लाह वो हम इंश्योर करेंगे। मैशत की बहाली, अपोजिशन कहती है कि वो अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं है जो इस वक्त हुकूमत बयान कर रही है 3 साल पूरे होने पर।
देखें, हम ये कहते हैं कि अपोजिशन के पास अगर फिक्स, गवर्नमेंट ने जो अपनी कारकर्दगी दिखाई है वो फिगर्स के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स के साथ प्रेजेंटेशन दी है। अगर उनके पास, अपोजिशन के पास कुछ है जिसको वो चैलेंज करना चाहते हैं तो वो आएँ, हमारे साथ मनाजरा कर लें, हमारे साथ बैठें। हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कोरोना में जब बड़ी बड़ी माशियतें हुई, पाकिस्तान के माशी इंडिकेटर ग्रोथ राइट डायरेक्शन पे है। उसकी एक ही वजह है मलिक साहब कि ये इमरान खान अंदर से पाकिस्तानी है, बाहर से पाकिस्तानी है। यहाँ से कुछ कमा के बाहर नहीं ले गया, बाहर से जो पैसा कमाया क्रिकेट खेल के वो इस मुल्क में ला के चैरिटी इदारों की बुनियाद रखी। वो लीडरशिप ये चैलेंज कर रही है जो इस मुल्क से लूट के पैसा बाहर चले गए, जिन्होंने इस मुल्क के साथ जो दरिंदगी की, इस मुल्क से सब कुछ कमा के बाहर जाके मालात। आप ये देखें कि दुनिया की लीड तरीन बिजनेस कम्युनिटी, अगर टॉप के, मैं इस बैकग्राउंड को समझता हूँ, दुनिया के 100 बड़े बिजनेसमैन ले लें, उनके वहाँ पे फ्लैट्स नहीं हैं, उनके वहाँ मालात नहीं हैं, उनके वहाँ मेंशंस नहीं है जो हमारे इस मुल्क में ये जो अपोजिशन पार्टियाँ इनकी लीडरशिप्स के हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमें देखना चाहिए कि ये लोग बीमार होते हैं तो बाहर जाते हैं, कोई और बगैर इक़्तिदार से बाहर निकालें तो बाहर जाते हैं। तो इन लोगों के पास क्या हक बनता है कि वो पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम की बात करें? तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे अवाम को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि ये सवाए धोखा दे के, सवाए हमें फरेब देने के हमारे पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं। जब आप इनको इक़्तिदार से हटाएं तो इनको कोई भी मूजी मर्ज लाक हो जाता है और वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जो जाफर इकबाल साहब, PTI एहतसाब का दायरा लगाकर इक़्तिदार में आई, आपकी जमात के ऊपर भी ये सवाल उठता है कि जब आप इक़्तिदार में थे, आप पीपल्स पार्टी को कहते थे करप्ट जमात है, करप्शन की गई, बड़े इल्ज़ामात लगाए गए, जरदारी साहब से पैसा निकालने की बात की गई। एहतसाब अगर PMLN कर लेती, उसका आगाज कर लेती, तो शायद PTI का ये नारा इतना पॉपुलर ना होता। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। एहतसाब ना ही नून लीग की जिम्मेदारी है, ना ही PTI की जिम्मेदारी है, ना ही पीपल्स पार्टी की। एहतसाब अदालतें मौजूद हैं। अभी मोहतरम सीनियर वजीर साहब ने कहा कि जज और हम आज़ाद कश्मीर के अंदर एक पेज पर हैं। पहले जनाब वजीर आज़म सेलेक्टेड फरमाते होते हैं कि जर्नैल और हम एक पेज पर हैं, एस्टेब्लिशमेंट और हम एक पेज पर हैं। ये हम सबको पता चल गया है, पाकिस्तानी अवाम को पता चल गया है। साकिब निसार साहब हों, जनरल बाजवा साहब हों, या अभी जिस तरह सरदार तनवीर इलियास साहब ने कश्मीर के जजेस का कहा कि हम एक पेज पर हैं। वो एक पेज क्या है? वो 10 अरब जो डैम फंड के नाम पे इकट्ठा हुआ था साकिब निसार साहब के ज़माने में, वो कहाँ गया? फिर इन्होंने ये भी फरमाया कि इमरान खान जाफर साहब, जब हम बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है, जैसे आजकल आप कहते हैं कि बाजवा साहब और हुकूमत एक पेज पर है, इससे मुराद हुकूमत की पॉलिसियां ली जाती हैं। आपकी जमात भी कहती रही है कि फौज और आपकी हुकूमत एक पेज पर है। एक पेज पर एक रियासती इदारे का हुकूमत के साथ होना कोई गलत बात तो नहीं है? पहली बात तो है कि फौज एक मातहत इदारा है। रियासती इदारे की इस्तिलाह, आप भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और मैंने भी आपके पीछे पीछे चंद किताबें पढ़ी हैं। एक महकमा है, जिस तरह पुलिस का महकमा है उसी तरह ये भी महकमा है। अगर आप रियासती इदारा कहें तो वो अदलिया हो सकती है जो खुद मुख्तार है, आज़ाद है। फौज किसी तरह भी खुद मुख्तार और आज़ाद नहीं है। वो तमाम पॉलिसियाँ जो इस वक्त की हुकूमत, आज इमरान खान साहब अगर बनाएं या कल नवाज शरीफ साहब थे, वो पाबंद हैं उनके ऊपर अमल पैरा होने के और उनके मुताबिक चलने के। अभी सरदार तनवीर इलियास साहब ने कहा, इसी को तो एक पेज कहा जाता है जी जाफर साहब, इसी को एक पेज कहा जा सकता है। हुकूमत पॉलिसियां बनाती है, बाकी इदारे इंप्लीमेंट करते हैं। एक पेज के मायने नसरुल्लाह मलिक साहब बहुत हैं। जितनी वजाहत मैं कर सका, इससे ज्यादा करूं तो मेरा और आपका प्रोग्राम या शायद यहाँ हाजिरी जो है वो बंद हो जाए। तो मेरे ख्याल जितना तब नहीं चलता रहेगा प्रोग्राम, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। अब एक पेज के समरात देख लेते हैं। जी। एक पेज के समरात हैं, एक पेज के समरात ये हैं कि अभी फरमा रहे थे सरदार तनवीर इलियास साहब के मौलाना फजलुर रहमान साहब धरना लेके आए जब कश्मीर के ऊपर जो है, कश्मीर को अपना हिस्सा इंडिया ने करार किया, तो तब जनाब वजीर आजम क्या कर रहे थे कि 12 बजे 1 घंटा धूप में खड़े होंगे और वो घंटा भी खत्म हो गया। क्या धूप में खड़े होने से कभी आपने मकबूजा इलाके आज़ाद करवाए हैं? तारीख का तालिब इल्म हूँ, आपको ताकत के साथ
लेने पड़ते हैं। जिहाद फी सबीलिल्लाह हमारा मुसलमानों का जो है वो जिंदगी का मिशन है, उसके जरिए लिए जाते हैं। धूप में खड़े होने से रियासतें आज़ाद नहीं होती, इलाके और खित्ते आज़ाद नहीं होते। अभी गुजरा की कारकर्दगी, लेकिन इसमें अगर आप चौधरी साहब अगर आप इजाजत दें, चौधरी साहब इसमें मुझे इजाजत दें, आपको याद होगा इमरान खान साहब कौमी असम्बली से खिताब कर रहे थे, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि क्या मैं जंग शुरू कर दूं, तो शहबाज शरीफ साहब ने फौरी खड़े होकर कहा मैंने जंग की बात नहीं की, मैंने सफारती जो है वो जद्दोजहद की बात की है। हुकूमतें सफारती जद्दोजहद ही करती रही हैं, आप भी यही कहा करते थे, आपने भी कभी जंग की बात तो नहीं की आपकी जमात ने, आपकी हुकूमत ने? देखिए, हमने जंग की बात कैसे नहीं कही। जब इंडिया ने एटमी धमाके किए तो उसका जवाब एटमी धमाकों से दिया गया कि नहीं दिया गया? क्यों नहीं देना था? और हमने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करके ये पैगाम दिया कि कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देखे। हमने ये नहीं किया कि हमने जीडीपी माइनस में कर दिया, हमने ये नहीं किया कि हमने मुल्क के अंदर लोगों को बेरोजगार कर दिया, हमने ये नहीं किया कि गल्ले के जखायर जो मुल्क के अंदर पड़े थे, जो नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक हिस्सा गिने जाते हैं, कि वो हम बिला वजह एक्सपोर्ट कर दें। हमने ये नहीं किया कि अपनी जरूरत की चीनी रखे बगैर हम चीनी एक्सपोर्ट कर दें। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती हो, बल्कि हमने नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किसान को मजबूत किया, मईशत को मजबूत किया, मुल्क के अंदर पावर जनरेशन लेके आए, मुल्क को जेएफ थंडर दिया, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। ये सारे काम किसने किए? आज वो मोटरवेज जो आपके लड़ाका हथियारों के रनवेज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ये किसका विजन था? ये किसकी सोच थी और किसने उसको अमली जामा पहनाया? ठीक है, अभी 3 साल के अंदर मुझे कोई एक काम बता दे, कोई लड़ाका हथियारों की नई नस्ल तैयार करने का कहा गया हो, कोई आपने? ठीक है जी मलिक साहब। ठीक है, सरदार साहब इसमें कमेंट करें चाहे सरदार। मैं मलिक साहब जाफर इकबाल साहब की खिदमत में मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म हैं कि जिनको 6 आर्मी चीफ अपॉइंट करने का मौका मिला, उनमें से एक के साथ भी नहीं बनी। गुलाम ईसा खान जो उनके मौसन थे, उनसे लेके फारूक लगारी तक उनकी किसी प्रेसिडेंट पाकिस्तान के साथ नहीं बनी। और इसके साथ देखिए, गुजारिश ये है कि अभी जो शायद हमारे भाई जाफ़र साहब जो कहना चाह रहे हैं कि अदलिया कौमी अदारा है और शायद फ़ौज कौमी अदारा नहीं है, हम बाबंगे दौर ये कहते हैं कि लीबिया का हाल देखें, इराक का हाल देखें, शाम का हाल देखें। जिन मुल्कों की अफवाज नहीं होती, जिन मुल्कों की अफवाज नहीं होती, मसल्ला अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़मीन है। न सिर्फ ये हमारे मुल्क, लेकिन बाहर मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया की मजलूम तबके की मसल्ला अफवाज पाकिस्तान उनकी तवज्जो का मरकज़ है। हमारा एक रोल है। इसके साथ में ये गुजारिश करूँ कि फजलुर रहमान साहब ने जितने अरसा कश्मीर कमेटी इंजॉय की, आगे एज ए वफाकी वजीर का स्टेटस, इस मिनिस्टर एनक्लेव के अंदर घर, वो गाड़ियां जो गाड़ी फजलुर रहमान साहब इस्तेमाल कर लें, वो 4 माह के बाद किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। बीइंग कश्मीर कमेटी के सरबराह के जो उन्होंने पर्स लिए, जो उन्होंने मरात ली, आप ये देखिए कि कश्मीर के लिए क्या किया, हिंदुस्तान के साथ क्या गठजोड़ हो रहे थे। देवबंद तहरीकों के नाम पे मैं आपको बताऊं कि जो फ़िका देवबंद है उसके लिए तो बहुत एहतराम, लेकिन उसके नाम पे जो एक्सप्लॉयटेशन की जा रही थी। एक और गुजारिश कर दूं कि ये जो सारी चीज़ें जो कह रहे हैं, हम अदलिया की ये बात कर रहे हैं कि एक पेज के ऊपर है। साकिब निसार साहब का ये कह रहे हैं कि 10 अरब वो लेके चले गए। क्या साकिब निसार वो 10 अरब अपने साथ ले गए? मैं उन बिजनेसमैनों में से हूँ कि मैंने 4 करोड़ 30 लाख रुपए दयामर बादशाह डैम में जाती अपने बिजनेस से चंदा दिया है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि साकिब निसार साहब पैसे साथ ले गए। वो पैसे खजाने में पड़े होंगे, कहीं इस्तेमाल में होंगे, हमने चेक नहीं किया। मैं बहुत चीज़ों को न्यूट्रली बैलेंस के साथ सरदार साहब बता दें, ये पीडीएम के जब जलसे दोबारा शुरू हो गए हैं, कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेगी पीडीएम के जलसों से? देखिए, मैं ये समझता हूँ मलिक साहब के पीडीएम, पहले भी मैंने आपके कई प्रोग्रामों में आपसे बात की थी कि पीडीएम ना तो ये इकट्ठे रह सकते हैं, फिर उसके बहुत थोड़े टाइम बाद आपने देखा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने अपनी राहें जुदा की, चूँकि ये गैर फितरी इताअत था। आप ये बताइए कि मैं रिकॉर्ड पे हूँ
मैं ये कहता था कि जरदारी बेशक पीपल्स पार्टी के सरबराह हूँ, लेकिन वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है। जब वो लाहौर में उतरे तो शहबाज शरीफ का काम है कि उनको रिसीव करें। शहबाज शरीफ राइट लेफ्ट हो जाते थे, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान को रिसीव नहीं करना चाहते थे। आपने देखा कि जो उनके भाई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जो मियाँ साहब के भाई फोत हो गए थे, उनकी ताज़ियत के लिए जनाब जरदारी साहब ने टाइम मांगा था, टाइम नहीं दिया गया था। हमें कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये देखें, माजी पिछले महीनों में पीपल्स पार्टी ने एज़ कम्पेयर मैच्योर सियासत की है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी मैच्योर एटीट्यूड का मुजाहरा किया है। PMLN जिस तरह कौमी इदारों को चैलेंज कर रही है, उनको मलून कर रही है, उनको तबर्रा कर रही है, पाकिस्तानी कौम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सियासत ज़रूर करें, जमहूरी रवायात के अंदर रह के करें, आपको हक है। मैं नहीं समझता कि PDM कुछ बेचती है या हमारे लिए किसी थ्रेट का बाइस। जाफर साहब ये बताइएगा, जो आज पीपल्स पार्टी जिस तरीके से आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोले हैं कि जी कुछ दोस्तों ने धोखा दिया, इशारा वाज़े मुस्लिम लीग नवाज की तरफ है, इन हालात में अपोजिशन का इत्तेहाद कैसे बन सकता है? कैसे पार्लियामेंट के अंदर कुछ तब्दीली का सोचा जा सकता है? साहब, मैं पहले दो चीजें जो तनवीर इलियास साहब ने कही, एक तो के मियां नवाज शरीफ जरा क्विकली कह मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना जी। मौका मिला जी, तो 6 के 6 मियां साहब ने अपॉइंट किए और जनाब इमरान खान साहब को पहली और आखिरी दफा मौका मिला और वो नया आर्मी चीफ अपॉइंट न कर सके, तो मियां नवाज शरीफ के साथ जो है वो ना मुकाबला करे किसी दूसरे का। फिर इसके बाद अगली बात पे आ जाते हैं। आपने कहा कि पास कर दें जाफर साहब, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज। जी 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 जी, पीपल्स पार्टी को बहुत सारे एतराजात होंगे। हमारी और उनकी सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, कुछ नुकात पर इकट्ठे हुआ जाता है और उनके ऊपर मिल के चल के कोई खास गोल हासिल करते हैं। पीपल्स पार्टी को नहीं भला लगा, वो हमारे साथ नहीं चल सके, उनको उनकी सियासत मुबारक। हम मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ वोट को इज्जत दो को लेकर और पाकिस्तान के आइन की सुप्रीमेसी के लिए इंशाल्लाह चलते रहेंगे और मंजिल तक भी पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। जाफर साहब आपका बहुत शुक्रिया, फवाद अहमद साहब आपका शुक्रिया। सरदार साहब, एक खबर चल रही है कि आप सैलरी नहीं लेंगे आज़ाद कश्मीर हुकूमत से, ये दुरुस्त है? जी मलिक साहब, मैंने चूँकि आप मेरे भाई हैं, पंजाब में भी मैंने काफ़ी अर्सा काम किया, तो पंजाब में मुख्तलिफ हैसियतों पे जहाँ जहाँ पे भी मेरी पोजीशन रही, मैंने 1 रुपया गवर्नमेंट से नहीं लिया, ना फ्यूल की मद में, ना सैलरी की मद में, ना TADA की सूरत में। मैं बल्कि कभी गैर मुल्की दौरे पे भी गया, कई दफ़ा दूसरे मुल्कों के भी हम मेहमान होते थे, तो मैंने किसी दूसरे मुल्क से कभी टिकट भी नहीं लिया। तो अब मैंने ये फ़ैसला किया है और उसका ये कहा है कि मैं आज़ाद कश्मीर से भी अपनी गाड़ियों के फ्यूल के लिए या अपनी सैलरी अपने लिए मैं कुछ भी गवर्नमेंट से नहीं लूँगा। मैं इंशाल्लाह आज़ादी तौर पे ये खिदमत अपनी जारी रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार तनवीर अकबर साहब, सरदार तनवीर इलियास साहब। नाज़रीन, जी आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।